मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं प्रदेश के यानी बिहार प्रदेश के जाने माने संस्कृति कर्मी, ऑल इंडिया पीस एंड सॉलिडरिटी ऑर्गेनाइजेशन बिहार यूनिट के पदाधिकारी और प्रगतिशील लेखक संघ के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जी अनीस अंकुर जी। इनसे हम बात करना चाहेंगे हाल में जो महाराष्ट्र में घटनाएं घटी हैं। अब जानते हैं कि औरंगाबाद का नाम बदल के संभाजी नगर हो गया और वहाँ पे औरंगजेब का एक मकबरा है यानी कब्र है। संभाजी छत्रपति शिवाजी के पुत्र हुआ करते थे। जिस समय औरंगजेब का शासन था, संभाजी औरंगजेब के कैद में थे, उनको यातना भी दी गई थी, ऐसा कहा जाता है। तो जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो वंशजों में से उदयराजे भोसले हैं, जो आज की तारीख में एक राजनीतिक दल के साथ हैं, उन्होंने अचानक ये कह दिया कि औरंगजेब की कब्र को खोद डाला जाए। अब जानते हैं कुछ लोग इस देश में कभी मस्जिद खोद कर उसके नीचे से मंदिर तलाश रहे हैं, और वहाँ उन्होंने औरंगजेब की कब्र खोदने का नारा दिया। तो खैर कब्र तो नहीं खुदा, परंतु नागपुर में दंगे हो गए उसको लेकर के। तो सारा मामला क्या है, पूरा क्या क्या घटनाक्रम कैसे घटित हुआ, क्या इश्यूज इन्वॉल्व हैं, इतिहास क्या कहता है, इन सब बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए मैंने इस अंकुर जी को दावत दूंगा। कृपया आप इन सारे बिंदुओं पर हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि मामला है क्या, क्यों इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, और ये दंगा भी हुआ तो इसके पीछे कारण क्या रहा। अनीस अंकुर जी। व्यास जी शुक्रिया। बहुत ही मौजूद विषय है इस वक्त, और पूरे भारत में इस वक्त काफ़ी विचार विमर्श हो रहा है। जैसा कि आपने देखा कि औरंगाबाद में उनकी कब्र को लेकर जो बयान दिए गए, उसका नागपुर में उसकी प्रतिक्रिया में जो दंगे हुए, और एक फिल्म भी है औरंगजेब को लेकर कि छावा, जिसको कि वैसे तो प्रोपेगेंडा फिल्म कहा जाता है, लेकिन उसकी भी काफ़ी प्रतिक्रिया हो रही है। औरंगजेब को लेकर के एक बहुत ही दिलचस्प या कहें कि विचित्र चीज़ की धारणा हम लोग के भारतीयों के मन में बनी हुई है। एक तो ये है कि जो पूरा मुगलिया सल्तनत है, जो बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां होते हुए आता है, तो औरंगजेब के बारे में एक तरह की नकारात्मक छवि है, और वो हमारे इतिहासकारों द्वारा बनाई गई है। लेकिन कुछ तथ्य हम लोगों को औरंगजेब के बारे में, अपने संभाजी के बारे में बताया। लेकिन संभाजी का जो बेटा था शाहू, मतलब शिवाजी का पोता, उसको भी औरंगजेब ने कैद रखा था। और कैद में रखने के बाद ये भी एक तथ्य जिसे हमें जानना चाहिए, उसकी मजहबी तालीम की शिक्षा कराई, हिंदू पंडितों से उसका ज्ञान कराया। और वो शाहू जी इस कदर प्रभावित था औरंगजेब से कि जब उसकी मृत्यु हुई 1707 में, तो खुलदाबाद तक उसकी कब्र तक गया, और उसकी कब्र में उसने मिट्टी डाली, और उस वक्त उसके आंसू थे, आंसुओं से उसका चेहरा तर था। तो ये भी एक तथ्य है जिसे हम लोगों को जानना चाहिए। औरंगजेब शायद इतिहास का एक विचित्र ये है कि जितने बड़े साम्राज्य पर उसने, अकबर के समय भी दक्षिण में भारत का उतना विस्तार नहीं हो सका था। अशोक, जो दो बड़े महान राजा माने जाते हैं भारत के इतिहास के, अशोक और अकबर, औरंगजेब का विस्तार उधर भी बहुत ज़्यादा था, और अपने जीवन के अंतिम 27 वर्ष तो उसने दक्षिण में ही बिताए, असफल रहा कई जगह। और एक तरह से उसको हिंदू विरोधी के रूप में चित्रित करने की कोशिश लगातार पिछले दिनों एक खास राजनीतिक विचारधारा के लोग करते रहे हैं। उनको कह सकते हैं कि वो अपने वर्तमान राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए औरंगजेब के को नकारात्मक ढंग से, औरंगजेब का जो पूरी विरासत है वो मिश्रित है। उसने कई ऐसे कदम उठाए, जैसे दारा शिकोह की हत्या हुई, अपने दो और मुराद और शुजा को मारा, अपने बाप को कैद किया, ये सब भी। लेकिन भारत के इतिहास में देखेंगे कि
जो महानतम राजा माना जाता है अशोक, उसने भी अपने 99 भाइयों की हत्या की। या अजात शत्रु का जो पिता था बिंबिसार, जब उसको लगा कि वो बौद्ध धर्म के प्रभाव में सारा धन निर्धनों के बीच बांट देगा, तो उसने पिता की हत्या की। पुष्यमित्र शुंग ने राजा बृहद्रथ की हत्या की। तो उसको एक बादशाह के बतौर अगर देखेंगे तो बादशाह के साथ क्या होता है कि वो हिंदू मुसलमान की बजाय जो उसके खिलाफ रहा करता है, जो उसकी केंद्रीय सत्ता के विरुद्ध जाता है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, उसके खिलाफ जाता है। अब जैसे उदाहरण स्वरूप देखा जा सकता है कि गोलकुंडा का राजा तो मुसलमान था, बीजापुर का राजा मुसलमान था, उन दोनों को उसने पराजित किया, सजा दी। ठीक वैसे ही शिवाजी के साथ उनकी जो लड़ाई है, शिवाजी और औरंगजेब की लड़ाई को हिंदू मुस्लिम के रूप में देखने की आदत रही है। और मुझे याद है कि कोल्हापुर के बहुत अच्छे लेखक, मराठी में किताब है शिवाजी कौन होत, मतलब शिवाजी कौन थे, उसमें उन्होंने औरंगजेब और शिवाजी के बीच के संघर्ष को दो राजाओं के बीच लड़ाई के रूप में चित्रित कहा। उन्होंने कहा कि आखिर ये बताइए कि औरंगजेब की सेना के में 40% लोग हिंदू थे और शिवाजी की तरफ सारे बड़े कमांडर मुसलमान हैं, तो हिंदू मुसलमान की का युद्ध कैसे हुआ? लेकिन ये सांप्रदायिक शक्तियां इस कदर इसको हिंदू मुस्लिम करने की चक्कर में के रूप में देखने के आदी रहे हैं। इन तथ्यों को लाने के लिए गोविंद पानसारे की हत्या की गई। शिवाजी कौन होते, ये कहा जाता है कि उसने हिंदू मंदिरों को तोड़ा। ये बात सही है, इस बात को छुपाने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन साथ ही हमको ये भी देखना होगा कि उसने हिंदू मंदिरों को तोड़ा तो उसने बहुत सारे हिंदू मंदिरों को जागीरें भी अता की, लैंड ग्रांट्स दिए। जैसे उज्जैन का जो महाकाल मंदिर है, चित्रकूट का बालाजी मंदिर है, गिरनार मंदिर है, गिरनार का जैन मंदिर है जी, इन सबको उसने अदा की। और बड़ा दिलचस्प वाकया है कि 30 और 40 के दशक में हिंदुस्तानी कल्चरल सोसाइटी के जो अध्यक्ष थे तेज बहादुर सप्रू, तो इलाहाबाद म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन विश्व अंबरनाथ पांडे, उनके पास एक मामला आया कि एक त्रिवेणी के संगम के पास एक मंदिर था, सामेश्वर मंदिर, कि जब वो पुजारी की मृत्यु हो गई तो उसके दई दावेदार होगा। दावेदार ने अपने पक्ष में जो किया, उसने कहा कि मुझे औरंगजेब का ने ये फरमान अदा किया है जमीन की। तो एक बहुत ही एक मिश्रित इतिहास है। ऐसे ही आप देखेंगे, एक तथ्य की तरफ और मैं इशारा करना चाहिए, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि वो औरंगजेब ने तोड़ा, बिल्कुल तोड़ा, ये सही बात है। लेकिन उसके साथ ही ये भी एक है कि एक बार जब औरंगजेब अपनी पूरी सेना के साथ उधर से गुजर रहा था, तो कच्छ के जो उसके लोग, रानियां, लगभग 1 दर्जन रानियां उस मंदिर में गई पूजा करने, तो सबसे खूबसूरत रानी थी, सुंदर, वो लौटे ही नहीं। तो उन्होंने औरंगजेब से जाके राजाओं ने शिकायत की कि देखिए एक रानी मिसिंग है। तो औरंगजेब ने कहा कि भाई ये अपने हिंदुओं का मामला है, मुझे इसमें नहीं पड़ना है। जब ये लोग काफ़ी जिद किया तब इन लोगों ने मुगल सैनिकों ने प्रवेश करने की इजाज़त की मांगी, तो पुजारियों ने विरोध किया। लेकिन अंततः जब प्रवेश किया तो ठीक प्रधान मूर्ति के ठीक बगल से एक सुरंग जाती थी, और उस सुरंग में जब गए तो एक तरफ इस्राएली बदबू थी। जब उन लोगों ने उसको देखा तो स्त्रियों के नरकंकाल थे, और उसमें उस रानी की नंगी हालत में शव मिला। तो उन्हीं हिंदू राजाओं ने कहा कि अब ये अपवित्र हो गया है, इस मंदिर को तोड़ा जाए। तो ये भी है। ऐसे ही इसका सोमनाथ के मंदिर के बारे में, लेकिन कब्र को खोदने वाली जो राजनीति चल रही है जी, उदयराजे भोसले का, और उसके कारण जो दंगा हुआ, इस पर भी कुछ आप बताएं। जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि जो आपने बहुत अच्छे तरीके से बात की कि इतिहास को औरंगजेब के बारे में कि एक मिश्रित इतिहास है। तो इतिहास के ये भी तत्व है और वो भी उधर भी तथ्य हैं, लेकिन आज उसके एक पहलू को मैग्नीफाई करके उसको सिर्फ खलनायक के रूप में, आक्रांता के रूप में, हिंदू विरोधी के रूप में उसे चित्रित कर एक ऐसी छवि बनाई जा रही है जो कब्र को जो खोदने की। कहा जाता है कि हम लोग कहते एक रसूल हमजा तोब करके थे, तो कहते थे कि जो अतीत पे रोड़े बरसाता है
भविष्य उस पर तोपों से हमला करता है। और मुझे याद आता है आपने कहा कि कब्र को खोदा जा रहा है, तो एक वाल्टर बेंजामिन करके थे, फासिज्म के युद्ध में मारे गए। लेकिन फासिस्ट लोग जब सत्ता में आते हैं तो जीवित जो मृतक हैं उन पर भी आफत आ जाती है। तो अब ये कोई राजा सोया हुआ है कब्र में लंबे समय थे, अब मान लीजिए कि उसको निकाल के अगर आप इतिहास के अन्याय को आपके अनुसार जो अन्याय है उसको दुरुस्त भी करना चाहते हैं तो उससे अतीत का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन वर्तमान जरूर खुरेजी से वो ग्रस्त हो जाएगा। आपने बहुत बढ़िया बात कही कि अब 300 साल पहले औरंगजेब कब्र में सो गया और उस कब्र को अगर आप निकालेंगे तो नर कंकाल के अलावा तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। इतिहास का कुछ नहीं होगा, इतिहास तो वही है जहाँ रहेगा, लेकिन वर्तमान खुरेजी से भर जाएगा। और आपने छावा फिल्म का भी जिक्र किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह जो घटना घटी है, क्योंकि वहाँ पे कब्र खोदने की बात आई, उसको पुलिस ने रक्षा कर लिया, लेकिन नागपुर में घटना घट गई। उनका कहना था कि जो छावा फिल्म के वजह से हिंदू सेंटिमेंट्स इतना ज़्यादा उत्तेजित हो गया है कि उसके परिणाम स्वरूप इस तरह की घटनाएं घटी हैं। हालांकि वो यह भी कहना नहीं भूले कि मैं भी चाहता था कि यह कब्र खत्म हो जाए, लेकिन चूंकि वो एएसआई के संरक्षण में है इसलिए हमारी मजबूरी है। तो इस बिंदु पर भी आप शायद हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे। बिल्कुल व्यास जी, आपने सही कहा। ये जो फिल्म है ये मूलतः एक प्रोपेगेंडा फिल्म है और पिछले 5-6 वर्षों में इस तरह की कई फिल्में, कश्मीर फाइल्स आपको याद होगा, केरला स्टोरी करके एक फिल्म थी, साबरमती रिपोर्ट, इसमें इतिहास के का सेलेक्टिव कुछ अंशों का अपने राजनीतिक मकसद के या अपने पॉलिटिकल नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता, वरना अन्यथा ये देखिए कि छावा फिल्म देख के लोग आ रहे हैं और अल्पसंख्यकों पर हमले की मुद्रा में रहते हैं, हमलावर मुद्रा में रहते हैं। ये बहुत ही खतरा, इस तरह की स्थिति भारत में कभी नहीं हुई थी जब इतिहास को तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर इस कदर पेश कर एक खास समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। अभी तो होली में उत्तर प्रदेश में मस्जिदों को ढक दिया गया और मेरठ में एक एसएसपी है, उसने आदेश जारी किया कि अगर आप सड़क पे नमाज पढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे तो गिरफ्तार तो किए जाएंगे, आपका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा और आपके आर्म्स लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। इस तरह की बातें आ रही हैं। बिल्कुल, और ऐसा हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ, इस तरह की स्थिति कभी नहीं बनी। जिस औरंगजेब के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, औरंगजेब का लगभग 60 वर्षों का शासनकाल रहा, कई उस पर विवादित उसके, लेकिन दंगा कहीं हिंदू मुस्लिम के खिलाफ कभी नहीं हुआ, कभी दंगा नहीं, बल्कि जिस औरंगजेब के बारे में आपने बताया जजिया कर, जो अपने शासन के 20 वर्षों के बाद हिंदुओं के बारे में लगाया, वो भी काफ़ी विवादित, लेकिन कभी ऐसी स्थिति नहीं बनी कि हम उसको ये कर रहे हैं। औरंगजेब के बारे में जब भी बातचीत हो तो हम लोग जरूर लिखें कि जो इतिहासकार हैं, अभी पटना विश्वविद्यालय के इतिहास का जो मैंने बताया कि उस किताब भी लिखी औरंगजेब एक नई दृष्टि, और उन्होंने विचित्र बात बोली। उसने जो अपना औरंगजेब का जो लास्ट विल है वो पढ़ना चाहिए, वो अपना खर्च चलाता था टोपी सिल के और कुरान की आयतों को वो लिख करके उसके पास कुछ पैसे थे। तो शिया लोगों में कुरान की आयतों को लिखना अच्छा नहीं माना जाता, तो उसने कहा कि ये जो 350 रुपये मेरे हैं उसको गरीबों में बंटवा देना, और ये जो टोपी सिलने से जो पैसा है उससे मेरी कब्र बनवा देना, उससे मेरी कब्र बनवा देना। इसलिए कब्र बहुत ही सामान्य ढंग की है। हाँ, बहुत ही सामान्य। और इसने सिर्फ ये कहा कि मेरी कब्र पर हरी घास रहे, उसने कोई भव्य जो ताम झाम होता है, सिर्फ हरी घास बनी रहे। और उसने हिंदुस्तान के लिए कि कैसे हिंदुस्तान पर जो अपने भावी उत्तराधिकारियों को जो उसने संदेश दिया कि कैसे शासन करना है, इतने बहुमत हिंदू आबादी है, कभी उसके सेंटिमेंट को, जो बाबर के साथ भी था, तो लगभग उसी इसमें सबसे बड़ी बात है कि बहुमत हिंदू आबादी पर इतने लंबे समय तक शासन करने वाला बगैर उसके भावनाओं को अगर आहत करता, ठेस पहुंचाता, तो शायद इतना लंबा वो एक बादशाह था, राजा था, जैसे सब राजा रहते हैं वैसा ही वो भी था। तो अभी आपने सुना कि औरंगजेब एक राजा था, बादशाह था, और जैसा कि सभी राजा और बादशाह रहते हैं वो भी वैसा ही था। मित्रों,
अभी ऐसा रिवाज चल निकला है कि के इतिहास को हम इतिहासकार के दृष्टि से नहीं देख करके अलग अलग चश्मे से देख रहे हैं, और ये सारा कुछ राजनीति के वजह से हो रहा है। ये कुछ जो शक्तियां हैं वो अपने राजनीतिक एजेंडे के तहत इस इतिहास को विद्रूप भी कर रही है, इतिहास को लेकर के झगड़ा भी लगा रही हैं, जो मेरे दृष्टिकोण से देशहित में नहीं है। दरअसल अनीश अंकुर जी ने भी कहा, मेरा भी मानना है, चाहे राजा हो चाहे बादशाह हो, उनका मकसद अपने राज्य का विस्तार करना था, और राज्य के विस्तार में लड़ाइयाँ भी होंगी, और राज्य के विस्तार में निश्चित तौर से एक दूसरे पर अत्याचार की भी घटनाएं घटेंगी। वो तो इतिहास में जो विजेता होता है वो इसीलिए विजेता हो जाता है चूँकि वो लड़ाइयाँ जीत लेता है और अपने ढंग से इतिहास को भी देखता है। कभी भी इतिहास में जो विस्तार की कोशिश है राजाओं और बादशाहों ने की, वो धर्म और जाति के आधार पर नहीं किया। उसका मकसद था रियाया से पैसे वसूलना, रेवेन्यू लेना, खजाना भरना। औरंगजेब के बारे में बता रहे हैं कि उसने अपनी कब्र को सामान्य रहने दिया क्योंकि वो टोपी सिल करके अपना खर्चा चलाता था। लेकिन स्वाभाविक सी बात है, औरंगजेब यहाँ का बहुत ही इतिहास का विवादास्पद व्यक्ति रहा है। हमारा मानना यह है, हम सब लोग इस बात को समझते हैं कि दरअसल हमें जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ा करके अपनी राजनीतिक गोटी सेकने का प्रयास किया जा रहा है, उसी की परिणति है कि औरंगजेब की कब्र खोद डालो, या उत्तर प्रदेश में मस्जिदों को होली के समय ढक दिया जाए तिरपाल से, या मेरठ में कहा जाए कि, या संभल में कहा जाए कि अगर आप नमाज पढ़ेंगे सड़क पे तो हम आपको जेल भेज देंगे, आपका पासपोर्ट कैंसिल करा देंगे, आपके आर्म्स लाइसेंसेज हम अपना रोक देंगे। और ये निश्चित तौर से सत्ता की जो कोशिश है कि लोगों को लड़ाया जाए धर्म और जाति के आधार पर, हमारा मानना है कि इससे वैमनस्य फैलता है, इससे कुछ हल होता नहीं है। इतिहास तो जहाँ है वही रहेगा, और हमारा इतिहास ये कहता है कि हम चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी मजहब के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, हम इस डाइवर्स कंट्री में यूनिटी के साथ रहते हैं, एकता के साथ रहते हैं। 47 के बाद से ये देश एक संविधान से चलना चाहिए, चलेगा, लेकिन कुछ लोग इसे संविधान से चलाने के बजाय पीछे ले जा रहे हैं, धर्म के नाम पे झगड़ा करा दे रहे हैं, संप्रदाय के नाम पे झगड़ा करा दे रहे हैं, जाति के नाम पे झगड़ा करा दे रहे हैं। उसी की परिणति हमें दिखलाई पड़ रही है। दंगा हो गया नागपुर में, कहा गया कि साहब एक जलाया गया औरंगजेब का कोई पुतला जलाया गया, उसमें हरे रंग की कोई चादर थी जिसमें कुरान की आयतें लिखी हुई थी, उसे जलाया गया, उसको लेकर के दंगा भड़क गया। तो इसलिए हमें वैमनस्य से कुछ नहीं मिलेगा, एकता से मिलेगा, शांति से मिलेगा। तो हम लोग का उद्देश्य इस कार्यक्रम का यही है कि समाज में वैमनस्य की जगह एकता हो, शांति हो, भाईचारा हो, यही हम लोग का मकसद है। शायद आप कुछ कहना चाहते हैं? इसमें सिर्फ एक बात मैं जोड़ना, बहुत अच्छा कहा आपने, आपकी बात से याद आई कि औरंगजेब के बारे में कोई भी राय बनाते समय, क्योंकि याद होना कि औरंगजेब के बाद सत्ता अंग्रेजों ने उसको जिस रूप में चित्रित किया, आज उसी रूप में हमारी शक्तियां देखने की आदी हैं। जैसे अब चूंकि वक्त कम है, सिर्फ एक बात, गुरु तेग बहादुर की हत्या के बारे में, जो नवे गुरु हैं, तो मैकलिफ एक करके अंग्रेज अफसर था, उसने ये बात लिखी, उसके बाद से ये बात आने लगी, जबकि दूसरे सोर्सेस दूसरी बात बताते हैं। अंत में सिर्फ एक शेर है जो औरंगजेब पर पढ़ा गया, कि औरंगजेब का नाम आलमगीर भी था, तो उसको उर्दू का एक शेर कहता है कि ले दे के सारी दास्तां में इतना ही याद है तुम्हें कि आलमगीर हिंदूकुश था, जालिम था, सितमगर था। ये बात ऐसे ही हम लोग को दिनकर को देखना चाहिए कि औरंगजेब का एक नाम नौरंगी लाल भी था। तो दिनकर ने लिखा है, रामधारी सिंह दिनकर ने संस्कृति के 4 अध्याय में, कि किसी ने उसको, वो हिंदी फारसी का भी जानकार था, 2 आम भेजे कि आप इसका नामकरण रख दें। तो दिनकर जी ने लिखा है कि औरंगजेब ने उसका नाम रखा सुधारस और रसना विलास। तो कई तरह की आवाजें हैं, हम इस सबको, और आपने बिल्कुल सही कहा, इनको समाहित करते हुए मूल्यांकन करना चाहिए। तो मित्रों, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो गया है, लेकिन महत्वपूर्ण बातें आपके सामने आई हैं। अगर आपको ये बातचीत पसंद आए तो कृपया आप शेयर करें, कृपया आप अपने टिप्पणियों से हमें लाभान्वित करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।